मूल बात पे मैं आता हूं। जब संविधान सभा में ये बहस आई कि भाई कानून कौन से होंगे, तो बना दिया कि जो अंग्रेजों ने लगाए हैं वही कानून हम चलाते रहेंगे। तो बात खत्म हो गई वहीं पे। कुछ बहस करने की कोशिश की गई तो मैं बताऊंगा। अब जब बात शुरू हुई संविधान सभा में कि कानून कौन से होंगे, तो सबने मिलकर तय कर लिया। 319 सदस्य हमारी संविधान सभा में एक मत पर सहमत हो गए कि थोड़े दिन तो यही कानून चलाओ जो अंग्रेजों ने बनाए। फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न आया कि प्रशासन कैसा होगा, तो 319 सदस्य इस पर सहमत हो गए कि थोड़े दिन यही प्रशासन चलाओ जो अंग्रेजों ने चलाया। ICS, IFS, IRS, IPS इसी से चलाओ। फिर बात आई कि भाषा, तो उन्होंने कहा भाषा वही है जो अंग्रेजों ने चलाई। तब बवंडर खड़ा हुआ। और गांधी जी की जो बात आपने पूछी, यहां गांधी जी ने कहा कि अगर ये संविधान बन रहा है भारत का, गांधी जी तो पहले ही यहां से चले गए संविधान पूरा होने से पहले, लेकिन संविधान बनने की प्रक्रिया महात्मा गांधी के सामने शुरू हो गई थी। संविधान सभा की कुछ बैठकें गांधी जी के जिंदा रहते रहते हो चुकी थी। तो उन बैठकों में जब ये बात आने लगी कि कानून वही जो अंग्रेजों के बनाए हुए, प्रशासन वही जो अंग्रेजों का बनाया हुआ, संसद वही जो अंग्रेजों की बनाई हुई, फिर जब भाषा की बात आई तो उसमें तय कर लिया इन सब सदस्यों ने मिलकर कि भाषा वही जो अंग्रेजों ने चलाई, माने अंग्रेजी, हिंदी की बात ही कोई ना करे। तब गांधी जी के सामने ये बात आई तो उन्होंने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू को बुलाया, बहुत गुस्से में उन्होंने कहा, जवाहर इस संविधान को फाड़ कर रद्दी की टोकरी में फेंक दो। ये था गांधी जी का रोल। पंडित नेहरू ने कहा कि बापू ये तो हम बड़ी मेहनत से बना रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम भारत को दोबारा गुलाम बनाने की तैयारी कर रहे हो, संविधान नहीं बना रहे हो। और ये भारत अब जो गुलाम बनेगा वो गुलामों का गुलाम होगा। पहले भारत अंग्रेजों का गुलाम, अब की बार गुलामों का गुलाम। तो नेहरू जी के समझ में नहीं आया, तो गांधी जी ने कहा कि देखो तुम अंग्रेजों के गुलाम और भारत तुम्हारा गुलाम, तो गुलामों का गुलाम। तो गांधी जी कह रहे हैं कि यह स्थिति तो बहुत खराब है, इसको तो रद्दी की टोकरी में फेंको। और गुस्से में उन्होंने कहा कि नहीं फेंका तो मैं जलाऊंगा फिर इसको, और तुम याद रखो कि फिर ये संविधान जलाने के जुर्म में मैं गिरफ्तार होऊंगा और मेरी जगह तुम्हारी जेल में होगी। मैं तुम्हारी जेल में रहूंगा जैसे अंग्रेजों की जेल में रहता था। उसके थोड़े दिन बाद गांधी जी की हत्या हो गई। वो सब कहानी आप जानते हैं। गांधी जी के चले जाने के बाद गांधी जी के जो परम शिष्य माने जाते हैं इस देश में, आचार्य विनोबा भावे, उनके सामने ये संविधान तैयार होकर प्रस्तुत किया गया। क्योंकि 1950 में गांधी जी तो जीवित नहीं थे, आचार्य विनोबा भावे थे, और गांधी जी उनको बोल कर गए थे कि ये मेरा पहला सत्याग्रही, पहला शिष्य। तो सारा देश महात्मा गांधी के उत्तराधिकारी के रूप में आचार्य विनोबा जी को देखता था। और इसी क्रम में आचार्य विनोबा जी को सारे देश में भूदान आंदोलन के लिए जन समर्थन मिला था। तो जब विनोबा जी के सामने ये संविधान तैयार होकर आया, अच्छे से बढ़िया कॉपी बना के जिल्द विल्द चढ़ा के, तो उन्होंने पढ़ा और देखा, तो उन्होंने कहा इसमें तो बापू की एक भी बात नहीं। बापू हिंदी की बात करते थे, हिंदी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, इसमें हिंदी का कोई प्रोविजन ही नहीं है, प्रावधान नहीं। बापू कहते हैं ग्राम स्वराज्य होना चाहिए, इसमें तो कहीं कोई जगह नहीं है उसके लिए। बापू कहते थे कि सब कुछ स्वदेशी होना चाहिए, यहां तो सब कुछ विदेशी दिख रहा। तो आचार्य विनोबा भावे जी ने बहुत कड़ा पत्र लिखा पंडित जवाहरलाल नेहरू को, और वो पत्र इतिहास में दर्ज है। उन्होंने कहा कि मैं भी इस संविधान को जलाना चाहूंगा, और इसको रद्दी की टोकरी में तो मैंने फेंक ही दिया है, जलाऊंगा तब जब तुम अभी नहीं मानोगे।
तो हमने सारे देश को कहा कि हमने संविधान लागू कर दिया, और ये बोलकर अंग्रेजों के किए हुए दस्तावेज और समझौतों को हमने ढक दिया ताकि बहस ना चले इस देश में। क्योंकि बहस चलती, और वो यही चलती कि आजादी का मतलब क्या, जब अंग्रेजों की शर्तों पर हम अपने देश के रास्ते बना रहे हैं तो आजादी का मतलब क्या। तो भारत में ऐसी कोई बड़ी बहस ना चले, इसके लिए संविधान ले आए, और संविधान में वो सब उन्होंने डाल दिया जो अंग्रेज चाहते थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के माध्यम से 1000 साल भारत को गुलाम रखने के लिए। इसलिए हिंदी अभी तक हमारे संविधान की भाषा नहीं बन पाई, इसलिए हिंदी को संवैधानिक दर्जा नहीं मिल पाया, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और अंग्रेजों से किया गया ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट दोनों हिंदी विरोधी हैं, हिंदी को नकारते हैं। क्योंकि हिंदी को अंग्रेज इसलिए नकारते हैं कि हिंदी अगर भारत में आती है तो भारत अपने रास्ते पर चल पड़ेगा। क्योंकि कोई भी देश अपना रास्ता बनाता है तो उसकी नींव राष्ट्रभाषा, मातृभाषा यही होती है। हम अपना भवन निर्माण करें, कितना भी अच्छा, कितना भी सुंदर, भवन की जो नींव है वो राष्ट्रभाषा है। किसी भी राष्ट्र की जो बड़ी इमारत हमें दिखाई दे, भव्य से भव्य, उस इमारत के जो नींव के पत्थर हैं वो उस राष्ट्र की भाषा है। बिना राष्ट्र की भाषा के राष्ट्र गूंगा है, बिना राष्ट्र की भाषा के राष्ट्र अधूरा है, बिना राष्ट्र की भाषा के राष्ट्र बेतरतीब है, अव्यवस्थित है। और हिंदी अगर आ जाए तो ये राष्ट्र व्यवस्थित हो जाए, इसकी दिशा ठीक हो जाए, इसकी दशा ठीक हो जाए, ये अपने स्वदेशी के रास्ते पर चल पड़े और ये शायद दुनिया में सबसे आगे निकल पड़े, ऐसी संभावनाएं हैं। इसलिए अमेरिकन राष्ट्रपति ने कहा कि भारत को आजाद कर दो लेकिन रखना वेस्टर्न ऑर्बिट में, ताकि हम अपने स्वदेशी रास्ते पे ना चल पड़े। हिंदी इसलिए हमारे संविधान की भाषा नहीं बन पाई, राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई। और फिर जब बहुत ज्यादा हंगामा मचा, एक बहुत महान व्यक्ति, उनका भी जिक्र करना बहुत जरूरी है, आचार्य राम मनोहर लोहिया। महात्मा गांधी के चले जाने के बाद इस देश में हिंदी के सवाल पर सबसे प्रखरता के साथ जिन्होंने सारे देश को झकझोरा वो आचार्य राम मनोहर लोहिया। उनके एक सहयोगी अच्युत पटवर्धन, उनकी एक सहयोगी अरुणा आसफ अली, इनके एक सहयोगी परम सम्माननीय जयप्रकाश नारायण, ये 4-5 लोगों का एक समूह हुआ करता था जो नेहरू जी के साथ होते हुए नेहरू जी का विरोधी था। और इस समूह ने दबाव बनाया कि महात्मा गांधी बोलकर गए हिंदी राष्ट्रभाषा होगी, अब क्यों नहीं हो रही है, क्या देर हो रही है, तो संविधान पढ़ के सुना दिया गया। तो जब बार बार ये बात आने लगी, तब हमारे देश के संविधान को बनाने वाले नेताओं ने अपनी शर्म को छुपाने के लिए एक संविधान में संशोधन करके एक प्रावधान डाल दिया कि 15 साल के बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा बना दिया जाएगा। जब बहुत ज्यादा दबाव पड़ा तब, और ये दबाव को एक तरफ से निष्प्रभावी करने के लिए हमारे दिल्ली के नेताओं ने दक्षिण के नेताओं को भड़काया हिंदी के खिलाफ। आप सभी जानते हैं तमिलनाडु में आंदोलन चला, वो दिल्ली के नेताओं ने भड़काया उस आंदोलन को कि तुम आंदोलन करो हिंदी के खिलाफ। वो तैयार नहीं थे करने को, भड़काया उन्होंने। और भड़काया क्यों? क्योंकि अंग्रेजों से उन्होंने तय कर लिया था कि भारत आजाद होगा तो हिंदी नहीं आएगी भारत में, यही थी शर्त ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट की। तो अंग्रेजों के प्रति अपनी वफादारी निभाना और अंग्रेजों के प्रति अपनी वफादारी को साबित कराना, इसके लिए इन्होंने दक्षिण के लोगों को भड़काया, कुछ नेताओं को। उन्होंने हिंदी विरोधी आंदोलन चलाया। उस आंदोलन की गूंज लोकसभा राज्यसभा में हुई और ये कहा कि देखो हिंदी लागू हुई तो सारे देश में आग लग जाएगी।
तो संविधान में एक ऐसा प्रावधान डाल दिया गया जिसके कारण हिंदी का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया। अब वो प्रावधान ये है कि हिंदी राजभाषा तो है, राष्ट्रभाषा नहीं है। तब तक नहीं है जब तक कि भारत के सभी राज्य इसके लिए अपनी सहमति ना दें, तब तक हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। और राज्यों को नीचे यह कह दिया गया कि कभी मत देना सहमति। हमारे पास वो चिट्ठियां हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा लिखी गई तमिलनाडु के नेताओं को। शर्म आती है कि वो चिट्ठियां प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी हुई हैं। शर्म आती है। एक तरफ लोगों को यह कहा जा रहा है कि आप शांत रहो, धीरज रखो, हम हिंदी को स्थान दिलाएंगे। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री कार्यालय से चिट्ठियां आ रही हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को कि आप होने मत देना। तो ये मैंने जो थोड़ी देर पहले कहा ना, 120 करोड़ लोगों से धोखा, हमारे देश के लोगों से धोखा, हमारे लोगों द्वारा, नेताओं के द्वारा, ये है हमारी आजादी की कहानी। तो संविधान में हमारे आंसू पोंछने के लिए डाल दिया कि 15 साल के बाद हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा का दर्जा मिलेगा, लेकिन शर्त यह है कि सभी राज्य उसके लिए सहमति दें। तो वो 15 साल अभी तक पूरे ही नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि कोई राज्य सहमति देने को तैयार नहीं है, क्योंकि राज्यों को पहले से कह दिया गया देना मत सहमति। हां, तो हिंदी फंस गई। इसलिए हिंदी हमारे संविधान की भाषा या संवैधानिक दर्जा अभी तक हासिल नहीं कर पाई। ये चालबाजी, ये धोखाधड़ी भारत के उन लोगों के साथ जिनका वोट लेकर हमारे नेता 64 साल संसद में बैठते रहे, उन लोगों से धोखाधड़ी। और उस देश में धोखाधड़ी जहां 100 करोड़ से ज्यादा लोग हिंदी जानते हों, हिंदी समझते हों, हिंदी पढ़ते हों, हिंदी लिखते हों, 100 करोड़ से ज्यादा लोग, उस देश के साथ ये धोखाधड़ी। थोड़ा आगे बढ़ूं, इस धोखाधड़ी को बनाए रखने के लिए कुछ कुतर्क विकसित किए गए। उनमें से पहला कुतर्क ये कि हिंदी वैज्ञानिक भाषा नहीं है। अंग्रेजी हम इसलिए लगाए हुए हैं इस देश में कि हिंदी की भाषा वैज्ञानिकता वाली नहीं है, और यह सिद्ध कर दिया कि अंग्रेजी बहुत वैज्ञानिक है। मैंने इस पर थोड़ा अभ्यास किया कि अंग्रेजी कितनी वैज्ञानिक है, तो पता चला अंग्रेजी हिंदी से भी गई बीती है। मैं आपको सच जानकारी दे रहा हूं, अंग्रेजी से भी गई बीती, माफ करना, हिंदी से भी गई बीती अंग्रेजी है विज्ञान के मामले में। किसी देश की भाषा की वैज्ञानिकता का आधार होता है कि उस भाषा में विज्ञान की कितनी पुस्तकें लिखी गई, कितने शोध प्रबंध, जिनको आप रिसर्च पेपर कहते हैं, वो प्रस्तुत किए गए, और कितने ज्यादा विज्ञान के शब्दों को समाहित करने की ताकत उस भाषा में है। अंग्रेजी का हाल तो बहुत खराब है। आपको मालूम है दुनिया में सबसे कम विज्ञान की पुस्तकें अंग्रेजी भाषा में ही लिखी गई हैं, पूरी दुनिया। अगर विज्ञान में लिखी जाने वाली पुस्तकों को आधार बनाएं तो सबसे ज्यादा विज्ञान की पुस्तकें लिखी गई हैं रूसी भाषा में, सबसे ज्यादा विज्ञान और गणित। गणित भी विज्ञान का ही हिस्सा है। तो विज्ञान और गणित में सबसे ज्यादा पुस्तकें हैं रूसी भाषा में, और अंग्रेजी का नंबर अगर हम लगाएं तो रूसी भाषा के बाद फ्रेंच आती है, फ्रेंच के बाद जर्मन आती है, जर्मन के बाद स्पेनिश आती है, उसके बाद हिंदी का नंबर है। अंग्रेजी का नंबर तो 10वां है। सबसे बड़ा झूठ फैलाया पूरी दुनिया में कि अंग्रेजी वैज्ञानिकों की भाषा है, बिल्कुल नहीं है। आपको सुनकर हैरानी होगी, इंग्लैंड में जितने बड़े वैज्ञानिक हुए, इंग्लैंड से मतलब ब्रिटेन पूरा, इंग्लैंड, आयरलैंड और न्यू साउथ वेल्स सब मिला के मैं इंग्लैंड की बात करूंगा, ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में जितने वैज्ञानिक हुए
उनमें से किसी ने अंग्रेजी में काम नहीं किया। ज्यादा ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने काम किया स्कॉटिश में। स्कॉटिश अंग्रेजी से अलग भाषा है, आपको मालूम। अधिकांश वैज्ञानिक स्कॉटिश हैं, इंग्लैंड के, ब्रिटेन के। स्कॉटिश में काम किया उन्होंने। और दूसरे नंबर पर जितने वैज्ञानिक हैं ब्रिटेन में, वो हैं आयरिश भाषा के। आयरलैंड की भाषा आयरिश। तो या तो ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने आयरिश में काम किया। आयरिश अलग भाषा है, अंग्रेजी से बिल्कुल अलग है। स्कॉटिश अलग है अंग्रेजी से। स्कॉटिश आयरिश में सबसे ज्यादा पुस्तकें बनी, शोध प्रबंध प्रस्तुत हुए। ये तो अंग्रेजों की चालाकी है कि स्कॉटिश और आयरिश शोध प्रबंधों को और पुस्तकों को उन्होंने अंग्रेजी में भाषांतर करके सारी दुनिया में प्रस्तुत कर दिया कि देखो ये अंग्रेजी का है। अंग्रेजी का तो वो है ही नहीं। तो सबसे बड़ा झूठ कि अंग्रेजी वैज्ञानिक भाषा बिल्कुल नहीं है। अब दूसरे नंबर पर एक और बड़ा झूठ सारी दुनिया में बोला गया भारत के लोगों को समझाने के लिए। हम हिंदी की बात करें ना तो चुप हो जाएं कि हिंदी की वैज्ञानिकता बहुत कम है, अंग्रेजी की बहुत ज्यादा। ज्यादातर पढ़े लिखे भारतवासियों से जब बहस करो ना तो वो यही तर्क देना शुरू करते हैं। तर्क क्या कुतर्क, कि जी अंग्रेजी में ही पढ़ाई हो सकती है, हिंदी में नहीं हो सकती, क्योंकि भाषा की ताकत अंग्रेजी की ज्यादा है, हिंदी की कम है। क्योंकि जो हम पाठ्यक्रम पढ़ते हैं वो अंग्रेजी में अच्छा है, हिंदी में बेकार है। और इस तर्क की सच्चाई को जब परखते हैं, जांचते हैं, तो पता चलता है कि अंग्रेजी पाठ्यक्रम जो आप पढ़ते हो 5 साल में, अगर पूरी ईमानदारी से सरल और बोधगम्य हिंदी में वो पाठ्यक्रम मैं कर दूं तो जो 5 साल में आप पढ़ रहे हो वो 2 साल में पढ़ लोगे। 3 साल का समय बच जाएगा, दिमाग का खर्चा बचेगा, पैसे का खर्चा बचेगा और आपकी मेहनत बचेगी। जो 5 साल में पढ़ रहे हो वो 2 साल में पढ़ लोगे। क्यों? क्योंकि विज्ञान को सरल तरीके से समझाने में हिंदी जितनी समर्थ है वो अंग्रेजी है ही नहीं। और पाठ्यक्रम जो है सरल तरीके से आप समझ पाओ तो जल्दी खत्म होगा, नहीं तो उसके जो भारी भारी शब्द है ना, उनकी परिभाषा करने में ही आधा समय निकल जाता है। सबसे बड़ा झूठ भारत में फैला दिया। और इस झूठ को फैलाने में सरकार, सरकारी तंत्र के अधिकारी, हमारी सरकार के बड़े बड़े नेता जो नहीं चाहते कि हिंदी आए, उनका ये सारा कुचक्र, साजिश, षड्यंत्र, क्योंकि ये सब समझ के किया जा रहा। फिर एक कुतर्क फैला गया भारत में, हिंदी जो है ना कला संस्कृति, माफ करना, अंग्रेजी कला संस्कृति की भाषा है, हिंदी से अच्छी है। अब अंग्रेजी में हमने ढूंढना शुरू किया कि कला और संस्कृति में क्या लिखा गया, क्या छापा गया। तो आपको सुनकर बड़ी हैरानी होगी कि सारी दुनिया में कला और संस्कृति के जो विषय माने जाते हैं उनमें सबसे ज्यादा साहित्य है फ्रेंच भाषा का। पूरी दुनिया में जितने नाटक लिखे गए हैं फ्रेंच में किसी में नहीं है, जितनी कहानियां लिखी गई हैं फ्रेंच में किसी में नहीं, जितनी कविताएं लिखी गई हैं फ्रेंच। सारी दुनिया में फैला दिया इन्होंने कि हिंदी जो है ना सभ्य लोगों की, माफ करना, अंग्रेजी सभ्य लोगों की भाषा और हिंदी जैसे असभ्य लोगों की भाषा। तो अब ये सभ्यता का मापदंड क्या होता है भाई, जरा इसको देखा जाए कि सभ्य किसको कहते हैं, असभ्य किसको कहते हैं। तो आप सभ्य और असभ्य की परिभाषा ऐसे लगाओ कि गालियां जिस भाषा में जितनी ज्यादा वो उतनी असभ्य, यही तो। और गालियां जिस भाषा में जितनी कम वो उतनी सभ्य। अंग्रेजी जितनी गालियां पूरी दुनिया में किसी भाषा में नहीं है। जितनी गालियां अंग्रेजी में हैं उतनी गालियां दुनिया की किसी भाषा में नहीं है। तो अंग्रेजी तो सबसे असभ्य भाषा है। और संयोग की बात कुछ ऐसी है कि दुनिया में सबसे कम गालियां हैं वो हिंदी में ही है, सबसे कम। सबसे ज्यादा गालियां अंग्रेजी में।
तो ये तर्क भी झूठा है। और एक तर्क फैलाया गया, कुतर्क सारे देश में, दुनिया में, कि ये जो अंग्रेजी है, ये अंग्रेजी बुद्धिमानों की भाषा है। बुद्धिमानों की भाषा। अंग्रेजी में एक शब्द है इंटेलेक्चुअल, उनकी भाषा है। हमने ढूंढना शुरू किया कि भाई अंग्रेजी में कितने बुद्धिमान और विद्वान हुए हैं, तो सबसे कम विद्वान और बुद्धिमान अंग्रेजी में ही है सारी दुनिया। जब ब्रिटेन का अध्ययन किया मैंने, तो पता चला सबसे ज्यादा बुद्धिमान और विद्वान स्कॉटिश में है, आयरिश में है, और वेल्श, एक जो एरिया है ना, एक क्षेत्र है न्यू साउथ, वहां की अपनी भाषा है वेल्श। तो वेल्श में, आयरिश में, स्कॉटिश में सबसे ज्यादा विद्वान, सबसे ज्यादा बुद्धिमान। अंग्रेजी तो इंग्लैंड में ये सुनने में आता है कि अंग्रेजी तो मूर्खों और गंवारों की भाषा है। सच में कह रहा हूं। इंग्लैंड में एक जमाने में जो गडरिये होते थे, घास चराने वाले, भेड़ बकरियों को, उनकी भाषा होती थी अंग्रेजी। और उनकी सामान्य बोलचाल की भाषा के शब्द हैं अंग्रेजी में, इसलिए सबसे ज्यादा। सब तरह के कुतर्क फैला दिए सारे देश। फिर एक आया, अंग्रेजी का शब्द भंडार बहुत बड़ा है, समृद्ध भाषा, अंग्रेजी समृद्ध भाषा। अब अंग्रेजी के शब्द भंडार को हमने खोज लिया। जब से अंग्रेजी आई, एक तो अंग्रेजी आए हुए ज्यादा दिन नहीं हुआ, आपको मालूम है अंग्रेजी बिल्कुल नई भाषा है, ज्यादा पुरानी नहीं है। ये 13वीं 14वीं शताब्दी में ठीक से विकसित हुई इंग्लैंड में। उसके पहले तो इंग्लैंड में ज्यादातर लोग ये स्कॉटिश, आयरिश, वेल्श, और बहुत बड़ा इलाका इंग्लैंड का फ्रेंच बोलता था, फ्रेंच में लिखता था, फ्रेंच बोलता था, क्योंकि फ्रांसीसियों के गुलाम थे ये। और 1000 साल गुलाम रहे हैं अंग्रेज फ्रांसीसियों के, 1000 साल, पहली शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी तक फ्रांस के भिन्न भिन्न राजाओं का शासन चलता रहा इंग्लैंड में। तो ये फ्रेंच के प्रभाव में थे 1000 साल। बाद में ये थोड़े आजाद हुए 10वीं 11वीं शताब्दी में। 13वीं 14वीं शताब्दी तक इन्होंने अपनी अंग्रेजी को थोड़ा ठीक ठाक किया, तब से अंग्रेजी शुरू हुई। तो भाषा एकदम नई है, बहुत पुरानी नहीं है, शब्द बहुत कम है। अंग्रेजी के मूल शब्द अगर आप ढूंढना शुरू करें तो इस समय सारी कोशिश, सारी ताकत, सारी मेहनत लगा देने के बाद मूल शब्द 65,000 है अंग्रेजी के, और हमारे हिंदी के मूल शब्द 80 लाख से ज्यादा है। और अगर संस्कृत को हिंदी की मां मान लें, वैसे तो है ही, मान क्या लें, संस्कृत हिंदी को अगर हम एक ही जैसा माने, क्योंकि संस्कृत को माने आम आदमी की बोलचाल में लाते लाते हिंदी बनी है। ऐसे ही हुआ है ना इस देश में, संस्कृत में से हिंदी का विकास। तो संस्कृत के अगर शब्दों की संख्या, तो ये तो 102 करोड़ से ज्यादा है। मूल हिंदी शब्द 80 लाख, संस्कृत वाले तो 102 करोड़ से ज्यादा है। और धातुओं के जो रूप हम जो है ना, संस्कृत में धातु होती है, धातु रूप, तब तो शब्द 102 अरब 80 करोड़ से ज्यादा हो जाते हैं। 102 अरब 80 करोड़, इतने शब्दों का भंडार तो दुनिया की किसी भाषा में नहीं। और हमारे यहां मूर्ख लोग ये तर्क देते रहते हैं कि समृद्ध भाषा अंग्रेजी, 65,000 कुल शब्द है। और अंग्रेजी में जो बाकी शब्द हैं ना, जो आपको डिक्शनरी में दिखाई देते हैं, वो तो सब दूसरी भाषाओं के हैं। फ्रेंच में से लिया, लैटिन में से लिया, जर्मन में से लिया, आयरिश में से लिया, स्कॉटिश में से लिया, वेल्श में से लिया, हिंदी में से बहुत सारे शब्द उन्होंने ले रखे हैं, क्योंकि उनको उसका अभी तक भाषांतर करना नहीं आ पाया। तो बहुत सारी भाषाओं से लेके मिला के आपने शब्दकोश बना लिए, जिसमें 2.5 लाख 5 लाख शब्द हैं। मूल शब्द तो 65,000 ही है। और यही कारण है कि दुनिया की सभी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में अंग्रेजी कामकाज की भाषा नहीं है। संयुक्त राष्ट्र का सारा कामकाज फ्रेंच में होता है,
और संयुक्त राष्ट्र की सभी संस्थाओं का कामकाज फ्रेंच में होता है, अंग्रेजी में नहीं होता, क्योंकि शब्द नहीं है। मैं तो हैरान हो गया जब ये सब मैंने खोजना शुरू किया, तो ऐसी ऐसी बातें पता चली कि हमको बिल्कुल उल्टा पढ़ा दिया गया पिछले 64 साल उसका। तो हिंदी दुनिया में शब्दों के भंडार में अंग्रेजी से बहुत ऊंची है। मैं तो आपको हिंदी की बात नहीं करता, हिंदी की एक बोली की बात करूं। बोली जैसे ब्रज भाषा, जैसे अवधी। हिंदी तो इन सब का मिश्रित रूप ही है ना, ब्रज भाषा भी है, अवधी भी है, तो फिर ये भी है, भोजपुरी भी है। तो हमारी अवधी के शब्द अंग्रेजी से ज्यादा है, अवधी के शब्द। ब्रज भाषा के शब्द अंग्रेजी से ज्यादा है, भोजपुरी के शब्द अंग्रेजी से ज्यादा है। हमारे यहां भारत में एक क्षेत्र है कन्नौज, कानपुर के आसपास, तो वहां की स्थानीय बोली है कन्नौजी। कन्नौजी बोली के शब्द अंग्रेजी से ज्यादा है। तो हमारी तो स्थानीय बोलियां, जिनकी संख्या 1632 है इस देश में, 1632 बोलियां हैं जो जीवित हैं इस समय देश में। इनमें से एक एक बोली के शब्द अंग्रेजों से 3 गुने 4 गुने ज्यादा है, अंग्रेजी से। तो किसी मामले में हिंदी कम नहीं है, बल्कि अंग्रेजी से सवाई है, ड्योढ़ी है, 2 गुनी है, कहीं कहीं 3 गुनी है, कहीं कहीं 5 गुनी। और इसका उल्टा हमको 64 साल बताते रहे हमारे सरकारी अधिकारी, हमारे बड़े बड़े प्रधानमंत्री, हमारे बड़े बड़े तमाम दूसरे नेता, ताकि भारत के लोग हिंदी पे गौरव ना कर पाए। ये सब इसलिए किया गया कि हिंदी की हीनता में हम डूबे और अपनी हिंदी को डुबोएं। हम यही माने कि हमारी हिंदी तो वैज्ञानिक नहीं है, हमारी हिंदी तो समृद्ध नहीं है, हमारी हिंदी तो सभ्य लोगों की भाषा नहीं है, हमारी हिंदी में तो कला संस्कृति है ही नहीं, हमारी हिंदी में तो ये नहीं। तो हम में जब ये हीन भावना आ जाएगी तो भाषा तो हमसे भी ज्यादा नीचे गिर जाएगी, क्योंकि भाषा तो ताकत पाती है बोलने वालों के दम पर। भाषा की सबसे बड़ी शक्ति होती है उसको इस्तेमाल करने वाले लोग। जितना ज्यादा भाषा का आप उपयोग करेंगे, भाषा की ताकत उतनी बढ़ेगी। तो कोशिश और षड्यंत्र ये किया गया पिछले 64 साल कि हिंदी का उपयोग करने वाले कम से कम होते जाएं और हीन भाव से भरे रहें हर समय। और वो हम में 64 साल में आ ही गया। 1853 में मैकॉले ने एक बात कही थी। मैकॉले माने थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, जिसने अंग्रेजी भारत में लाई, अंग्रेजी को भारत में स्थापित करने वाला जो अंग्रेज मैकॉले, वो 1834 में भारत आया और उसके कुछ साल यहां रहा, फिर वापस इंग्लैंड गया और उसने एक बिल पास कराया ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि भारत में अंग्रेजी भाषा की शिक्षा शुरू की जाए। तो अंग्रेजी भाषा का बिल तो 1840 में बन गया था, लेकिन किसी कारण से लटकते लटकते 1853 में पास हुआ। तो 1853 में जब बिल पास हुआ ब्रिटिश पार्लियामेंट लोकसभा में, तब उसने जो भाषण दिया तो उसने कहा कि भारत की हिंदी भारत की रीढ़ की हड्डी है। जरा ध्यान से सुनना इस बात। भारत की जो भाषा हिंदी है वो भारत की रीढ़ की हड्डी है, माने पूरा भारत इसी पे टिका हुआ है। अब इस रीढ़ की हड्डी को तोड़ दो तो भारत हमेशा के लिए गिर पड़ेगा। ये उसके शब्द हैं मैकॉले के। तो मैकॉले ने 1853 में अंग्रेजी भाषा को भारत की शिक्षा का माध्यम बनाने का जो कानून बनवा लिया, वो इसी तर्क के आधार पर, अब वो लागू हो गया। अब 1853 से वो लागू हुआ है, 2010 तक भी वही चल रहा है। मैकॉले ने तय कराया था कि भारत में माध्यम अंग्रेजी होगा, सभी भाषा माने ज्ञान का, पढ़ाई का, ज्ञान का, वही आज तक चला आ रहा है। समाज की भाषा हिंदी
लेकिन राज की भाषा अंग्रेजी, समाज की भाषा हिंदी, सरकार की भाषा अंग्रेजी। समाज की भाषा हिंदी, विज्ञान, तकनीकी, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र सब विषयों की भाषा अंग्रेजी। समाज की भाषा हिंदी,